Welcome to the video series on history. Today we will start history chapter number 3, Nazism and the rise of the Hitler. Now, in the spring of 1945, okay, 11-year-old German boy Helmut, his father spoke his fear of revenge. Now the alliance will do to us what we did to the Crips and Jews. 1945 जर्मनी सरेंडेड टू द अलायंस. इसमें हेलमुट जो है अपने मतलब फादर की बातों को सुनते हैं कि 11 साल के हेलमुट हैं, तो वो कहते हैं कि जैसा हमने मतलब क्रिप लोगों के साथ में यानी अपाइजों के साथ में और आयुधी लोगों के साथ हमने जैसा व्यवहार किया था, अब अलायंस पावर जो है वो हमारे साथ सेम व्यवहार करेंगी, हमें मार देंगी. तो इस वजह से तो हमें या तो खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए. तो वो ये सब बातें अपने फादर की जो हैं वो सुन लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि जो उनके फादर होते हैं सुसाइड कर लेते हैं ऑफिस में और अपने आप को गोली मार देते हैं. और एक दिन पहले वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. इस बात का पूरा बहुत बुरा असर जो है वो हेलमुट पर होता है. वो 9 सालों तक अपने घर पर खाना नहीं खाते. इसी वजह से डर डर उनके मन में बैठ जाता है कि कहीं मेरी मदर जो है खाने में कुछ जहर वगैरह ना मिला दें. इस वजह से वो 9 सालों तक खाना ही नहीं खाते. तो यानी कि जो ये छोटी सी जो घटना है, इंसिडेंट है, वो इस लेसन की स्टार्टिंग में दिया गया है. क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतना बुरा प्रभाव पड़ा था, इतना बुरा इम्प्रेशन पड़ा था, जिस वजह से जर्मनी की और बहुत सारे देशों की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी. जिस वजह से एक छोटी सी घटना से ये बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा डर बैठ गया था लोगों में कि उनको मार दिया जाएगा. तो नाजिज्म जो थे, ठीक है, जिन्होंने खुद जर्मनी पर इतना क्रुशियल वो चीज़ें लेकर आए थे, जर्मनी में कितनी मतलब आयुधियों के साथ उन्होंने कितना बुरा बर्ताव किया था, तो इस बात से वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे. तो ये छोटी सी घटना से ये लेसन स्टार्ट होता है. उसके बाद हिटलर का जो प्रोपोगेंडा था, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर जो हैं गोबल्स हिज इंटायर फैमिली, बाकी बाद में ऐसा पता लगता है कि पूरी मतलब उनके जो मिनिस्टर थे और उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने बाद में जो बर्लिन बंकर है वहाँ पर क्या कर लिया था, खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लिया था. नाउ इसमें क्या बताया गया है कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो थी, यानी कि न्यूरेमबर्ग में एक जो मिलिट्री इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, जो अदालत थी, वो स्थापित की गई. वो इसलिए की गई थी कि जो जितना भी मतलब 1945 का जितना भी एक तरह से नरसंहार हुआ था, जितना भी मतलब जो क्राइम हुआ था या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगेंस्ट मतलब ये चीज़ें हुई थी, तो इस पूरे घटनाक्रम की जो पूरी जिम्मेवारी थी वो जर्मनी पर डाल दी गई थी. तो इस वजह से ये एक ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया, जिस वजह से वो क्या करे, ये सारे सारे मामले को सॉर्ट आउट करे और जो जिसने क्राइम किया है उसको वो क्या करे, सजा दे. न्यू वर्ड्स में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलायंस. अलायंस मीन्स क्या होता है? तो कई बच्चे जो है अलायंस पावर, एक्सिस पावर नहीं समझते होंगे. जर्मनी में यानी कि ये जो 1945 का वॉर हुआ या आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें बार बार आपको ये एक वर्ड समझ मतलब जो वर्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आएंगे कि अलायंस पावर, एक्सिस पावर. तो अलायंस पावर होती है कि जहाँ पर अलायंस पावर मतलब मित्र राष्ट्र, ठीक है, जो फ्रेंड्स जो कंट्रीज होती हैं, इसको बोला गया अलायंस पावर. इसमें यूके और फ्रांस था पहले, और 1941 दे वर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर, और यूएसए ने भी बाद में इस अलायंस पावर में ज्वाइन कर लिया था. उसके बाद एक्सिस पावर आती हैं. एक्सिस पावर मतलब धुरी जो शक्तियां हैं, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था. ये जो न्यू वर्ड है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलायंस और एक्सिस पावर, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पावर जो थी वो एक साथ जो जुड़ी हुई थी, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं
यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से एक जीनोसाइडल वॉर हुआ, यानी कि मतलब नरसंहार किया गया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडर द शेडो ऑफ द, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था अपनी अंतिम अवस्था पे था, उसमें मास मर्डर किया गया, इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया गया। ठीक है, उसमें पीपल जो थे वो 6 मिलियन यूज थे। उसके बाद 2 लाख जिप्सीज और 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन जो थे, 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर मेंटली एंड फिजिकली, मतलब अपने आप ही जर्मन लोगों जिसमें जो 1 मिलियन जो पॉलिश सिविलियन भी थे, उनको मतलब एक तरह से मेंटली और फिजिकली अपंग घोषित कर दिया गया, और 70,000 लोगों को और 2 लाख जिप्सीज को और 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया गया। और किसके द्वारा मारा गया? नेजिज्म के द्वारा। नेजिज्म जो थे, जो लोग थे मतलब कि हिटलर के जो सहयोगी थे नेजिम पार्टी के। तो उसके बाद इतने बड़े मतलब नरसंहार के बाद जेनोसाइडल जो वॉर हुआ, उसके बाद ये जो अदालत स्थापित की गई, इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल जो स्थापित की गई न्यूरमबर्ग में, वहाँ पर उनको क्या किया गया, उनके खिलाफ जो है पूरा मुकदमा हुआ। केवल और केवल 11 लोगों को ही जो है वो सजा हुई, नेजिस टू डेथ। 11 लोगों को ही मौत के घाट उतारा गया, लेकिन बाकियों को क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए न्यू वर्ड में जिनोसाइडल जो किलिंग ऑफ ए लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल पर नरसंहार हिंदी में बोला जाता है, लार्ज स्केल पर लोगों को मार देना। ठीक है, इसके बाद, और ये किसके द्वारा किया गया था? नेजिज्म के द्वारा। तो बर्थ ऑफ ए वीमर रिपब्लिक। अब बात करते हैं कहाँ से, ये तो मतलब एक फ्लैशबैक चल रहा था। ठीक है, मतलब 1945 जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें आपने हेलमुट की जो एक मतलब पूरी स्टोरी सुनी, और क्या क्या उसमें चीज़ें घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाओं के बारे में एक तरह से फ्लैशबैक अभी तक चल रहा था। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सारी जो घटनाएं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको एक स्टोरी के रूप में आपको समझेंगे, पूरा चैप्टर है। ओके, नाउ बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। अब जो वेमर रिपब्लिक है, उसमें जो शुरुआत हुई जर्मनी की। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर। स्टार्टिंग में जर्मनी जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, लेकिन बाद में उसने क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अलोंग साइन द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलायंस, इसमें जो शामिल था आपका, इसमें उसने क्या किया था कि मित्र राज्य जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ उसने जो था वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 और 1918 के बीच में। और उसके साथ में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो थी उसकी अलोंग साइड उसकी तरफ थी, जो और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ ये सारा ये जो अभी बताया गया कि जो अलायंस पावर थी उसके खिलाफ उसने युद्ध लड़ा था ना। उसके बाद फ्रांस और बेल्जियम पर उसने स्टार्टिंग में जर्मनी ने शुरुआत में कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, अमेरिका भी, पहले अमेरिका जो था इस वॉर में शामिल नहीं था, फिर अमेरिका भी इस वॉर में शामिल हो गया। और अमेरिका के शामिल होने की वजह से जो अलायंस पावर की ताकत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से सेंट्रल जो पावर थी, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और जापान जो पावर्स थी 1918 में, कहीं ना कहीं वो क्या करने लग गई, वो डिफीट होने लग गई, डिफीट हो गई थी। उसके बाद जब वो डिफीट हो गई, अब ये पूरी स्टोरी आपको समझ आई। देखो 1914 से 1918 तक अलायंस और एक्सिस पावर के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, अलायंस पावर भी आपको पता है कि बताया है अभी मैंने आपको कि कौन कौन सी अलायंस पावर होती है, इंग्लैंड, फ्रांस और इस तरह से रूस। बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। स्टार्टिंग में जर्मनी जो था वो हरा रहा था, वो कहीं ना कहीं उसने फ्रांस को भी जीत लिया था, बेल्जियम को भी जीत लिया था। उसके बाद जैसे ही अमेरिका ने इस पूरे खेमे पर अपना अपना मतलब एक तरह से ज्वाइन किया, तो जिस वजह से जर्मनी को अपने हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ना क्या हुआ, जो एम्पेरियल जर्मनी के जो वो थे, जो एक तरह से शासक थे, उसने अपने जो सम्राट था, ठीक है, जो मतलब एक तरह से शासक था,
उसने एब्डिकेशन कर दिया, यानी कि पद त्याग कर दिया अपनी इच्छा से कि मुझे अब नहीं रहना ना। उसके बाद गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट द जर्मन पॉलिटी। उसके बाद एक दोबारा से उसको रिकास्ट किया गया। रिकास्ट मतलब एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को, अब जो है वो सत्ता किसके हाथों में आ गई, कहीं ना कहीं अलायंस के हाथों में। वो ही कहीं वो ही पूरे तरह से प्लान कर सकते थे जर्मनी को कि क्या जर्मनी पर क्या क्या प्लान जो है आगे उसको लेकर आना है, एग्जीक्यूट करना है। उस नाउ इसमें क्या किया गया, उसको रिकास्ट किया गया, यानी कि उसको नए सांचे में ढाला गया, नई एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उसको ढाला गया। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें देखिए अब आप इसमें देखिए जो जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है, याद रखना जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला गया है, राइक्सटैग बोला गया है। इसमें उसने इक्वल यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। उसने जो है वो मतलब एक संसद बनी जिसको पार्लियामेंट बोला गया है, राइक्सटैग को, जिसमें उसने इक्वल पावर, इक्वल कहीं ना कहीं राइट्स देने का पूरा प्रोवाइड किया कि सबको राइट्स मिलने चाहिए। ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज वाला भी एक तरह से राइट्स सबको मिलना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग जो है वो वुमेन्स भी शामिल होंगी। नाउ इसमें बात करते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है टॉपिक, द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विद द अलायंस पावर। अब क्या हुआ, अब आप बात समझ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अलायंस पावर ने एक ट्रीटी जो थी, ट्रीटी मतलब समझौता, कि अब भाई युद्ध खत्म हो चुका है, अब हमें पीस ट्रीटी जो है वो जर्मनी के साथ में समझौता करना चाहिए। जिसको कौन सा समझौता बोला गया, सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वर्साइल्स जो है वो संधि हुई, ठीक है, वो समझौता और यह संधि या ट्रीटी हुई जो क्या थी, जर्मनी के बीच में हुई कि भाई इतना बड़ा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो जर्मनी की है। सारी जितनी भी वर्ल्ड वॉर की जिम्मेदारी थी वो जर्मनी पर डाल दी गई। उसकी जो है एक्सिस पावर्स जो हैं, जो साथ साथ में उसके राज जुड़े हुए थे, उनके ऊपर डाल दी गई। और उसके बाद उनको कहा गया कि आप जो है वो जितना भी लॉस्ट हुआ है उसको पूरा एक तरह से पेमेंट कर दीजिए। नाउ इसमें क्या क्या हुआ देखो, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस थी। पीस जो ये ट्रीटी हुई थी बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। इसमें जर्मनी की जो जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जिसमें शामिल थी, एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटोरियल, 75% ऑफ इट्स आयरन, एंड 26% ऑफ इट्स कॉल और टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। इसमें क्या बोला गया है कि मतलब इतने जो उनके मेन शहर थे ना, मेन जो सिटीज़ थी, जो जगह थी जहाँ से बहुत पैसा मिलता था, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा मिलता था, तो उन पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया वहाँ पर। किसने, अलाइंड पावर ने। अब ये देखिए, ये जो संधि हुई, ठीक है, वर्साइल जो हमने पढ़ी है, वो एक तरह से बहुत ही शर्मनाक संधि थी। किसके लिए, जर्मनी के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके ऊपर थोपी गई थी वॉर गिल्ट क्लोज। अब ये वॉर गिल्ट क्लोज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वॉर गिल्ट क्लोज मतलब क्या हुआ, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, ठीक है, जो अपराध बोध, जितना अपराध उन्होंने किया है, क्राइम किया जर्मनी ने, तो ये क्लोज लगा दिया गया। किसकी तरफ से, अलाइंड पावर की तरफ से। उन्होंने कहा, किसने, अलाइंड पावर ने ये बोला कि अब आपको पे करना पड़ेगा, क्या, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू $6 बिलियन का अमाउंट पे करना पड़ेगा ना। उसके बाद जो रिसोर्स वाला जो शहर है, जो बहुत ही रिच शहर था, राइनलैंड जो था, उस पर उन्होंने एक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया।
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी जितना भी भाई उन्होंने बोला कि जो वॉर हुआ है उसका अपराध बोझ जो है वो तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमने ही शुरुआत करी है। डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स, ये सारा जितना भी वर्साइल की संधि वो कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। नाउ नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब ये जो वॉर हुआ 1914 से लेकर 1980 तक, जिसका पूरी जिम्मेदारी जो थी किस पर सौंप दी गई थी, जर्मनी पर। अब उसका क्या इफेक्ट हुआ वो देख लेते हैं। इफेक्ट जो हुआ बहुत ही देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ कि कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिट, जो इसमें एक तरह जो जर्मनी लोगों को दूसरे देशों को उधार देता था अब वो उधार लेने लग गया, उल्टा ही हो गया। नाउ इसमें क्या बोला गया कि नवंबर क्रिमिनल्स करके उनको चिढ़ाया जाने लगा, उन पर जोक्स बनने लग गए, उन पर मजाक बनने लग गया। किन पर? जर्मनी के लोगों पर, कि जर्मनी के नेजिज्म जो थे और जिसमें बेचारे जो ज्यूज जो लोग थे, जो और पॉलिश जो लोग थे और दूसरे जो लोग थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उन पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा एक अत्याचार होने लग गया, उनका मजाक बनाया जाने लगा। नाउ अब इफेक्ट क्या पड़ा है इसका? इफेक्ट ये हुआ पॉलिटिकल, अगर बात से देखें पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस में देखें तो इसमें क्या इफेक्ट हुआ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसमें कहीं ना कहीं जो वाइमर था, यहाँ पर बात करते हैं जो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे कहाँ पर? जर्मनी में। तो स्पार्ट किस्ट नाम से जो एक तरह से क्रांतिकारी बन गए थे, जैसे बॉलिशविक रेवोल्यूशन हुआ था इन रशिया में, उसी ऑन द पैटर्न, उसी पैटर्न के आधार पर वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, एक तरह से वो भी रेवोल्यूशन लेकर आ रहे थे। सोवियत ऑफ वर्कर्स और इसमें सेलर्स वर्क, बहुत सारी सिटीज़ में कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि हम इस रेवोल्यूशन जो है वो जर्मनी की हालातों को ठीक कर देंगे। नाउ इसमें क्या हुआ, वॉर का क्या क्या इफेक्ट पड़ा? इसमें वॉर के इफेक्ट में देखिए, अब वो जो मतलब अपने फॉट जो हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, जो कहीं ना कहीं वॉर हुई थी, उसको लार्जली ऑन लॉन्स हैड टू पे, उनको पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए लोन लेना पड़ रहा था, गोल्ड को कहीं ना कहीं बेच देना पड़ रहा था, या उसके बाद गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केयर्स, उसके बाद भी रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे थे। उसका जर्मनी ने आखिर में 1923 में मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। क्या रिफ्यूज़ कर दिया? मतलब जो पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया अलाइंड पावर को। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया था बहुत जो इम्पोर्टेंट उनका औद्योगिक जो नगर था, एरिया जो था, जो नाम क्या था उसका, रूहुर, तो उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर क्लेम कर दिया, ठीक है। नाउ जर्मनी में क्या हुआ कि अब सारे लॉस को, मतलब एक तरह से सारे लॉस, जितना भी लॉस हो रहा था, क्योंकि एक तो वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है, और 1914 या और 1918 के बीच में 4 सालों तक चला, और उसके बाद जो उनको कंपनसेशन देना पड़ा अलाइंड पावर को, और जिसकी भरपाई उनको करनी पड़ रही थी, जिस वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो बोझ, मतलब इकोनॉमिक कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक तरीके से वो डाउन होते जा रहे थे। उसमें क्या हुआ कि अब उन्होंने इनकार कर दिया, जिस वजह से वो इंडस्ट्री एरिया जो था रोड पर उन्होंने कब्जा कर लिया अलाइंड पावर ने। इसके बाद देखिए आप कि जो जर्मन जो था, ठीक है, उसने अपनी अपनी करेंसी को ही, पेपर की जो करेंसी थी उस पर को प्रिंट करना शुरू कर दिया रैकलेसली, मतलब कि बिना किसी मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब लगातार प्रिंट करते जा रहे हैं कि ऐसा उनको लगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है ये पूरा इंसिडेंट है, इसको याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हम ये सोचते हैं अगर हमारा देश इतना गरीब है, ठीक है, आपके दिमाग में भी कई बार चीज़ आती होगी कि जब हमारा देश इतना गरीब है, यहाँ
फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, ये है वो है, तो भाई गवर्नमेंट को जो है वो पैसे ज़्यादा छापने चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को जो है बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर देने चाहिए, जिस वजह से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, कई बार ऐसा दिमाग। लेकिन अब इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि जर्मनी ने सेम ऐसे किया। जर्मनी ने अपनी इकोनॉमिक जितना भी डाउन हुआ था, जितना भी जो लॉस हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए उसने बेधड़क तरीके से पेपर करेंसी जो थी वो छापनी शुरू कर दी। उसके बाद जब मनी का सर्कुलेशन इतना टू मच हो गया और नाउ वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। अब जर्मन की जो वैल्यू थी, किसकी, करेंसी की जो वैल्यू थी वो गिर गई। ठीक है, अब जैसे जो जो मतलब रुपए की वैल्यूज होगी, वो डॉलर की जो वैल्यूज वो कहीं ना कहीं वो गिर गई। उसके बाद यूएस डॉलर वाज इक्वल टू अब ये देखो एग्जांपल देखो इसका, इन अप्रैल यूएस डॉलर जो था वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 353,000 marks, in August 4,621,000 marks, and at the 98 lakhs 860,000 marks by December the figure had run into trillions। समझ में आया आपको किस तरह से जो उनका पैसा था, उनकी जो करेंसी थी वो इतनी डाउन हो गई, उनकी जो जर्मन मार्क जो था वो इतना डाउन हो गया, जिस वजह से अगर वो डॉलर के साथ भी कंपेयर करें तो ट्रिलर्स में जाकर उसकी फिगर जो थी वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही थी। समझ आया? तो इस वजह से क्या होगा, जब हम बेतहाशा पैसा जो है वो छाप देंगे, ठीक है, तो इस वजह से जो वैल्यू है जो गवर्नमेंट की, जैसे अब हमारे क्या यूज़ होते हैं, रुपए यूज़ होते हैं, बाहर के देशों में डॉलर हो गए, तो हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और यहाँ पर जर्मनी का एग्जांपल देखिए, इतनी कम हो गई, कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब मिलियन बिलियन और इन सब को भी वो अपना एक तरह से जो आंकड़ा था वो पार कर लिया। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें आप देखते हैं करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ, मतलब एक तरह से ब्रेड खरीदने के लिए भी, कुछ ऐसा खाने का सामान खरीदने के लिए भी ट्रक भर भर के जो थे वो पैसा जाने लगा, और मतलब कुछ खाने के सामान के लिए भी मतलब पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई थी। नाउ हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, जब भी बेतहाशा पैसा जो है सर्कुलेट हो गया मार्केट में, जिस वजह से आप एक पॉइंट याद रखना, कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, जब जब पैसा जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो एकदम से राइज हो जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना हाई प्राइस हो गया एक छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए भी। नाउ अब आपने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा किस तरह से हमने स्टोरी सुनी, ठीक है, हेलमुट की, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद इम्पैक्ट पूरा पड़ा। और आप देखते हैं द ईयर ऑफ ए डिप्रेशन, यानी मंदी का काल, इन्फ्लेशन हुआ, ये सारी चीज़ हुई, पे कॉम्पोजिशन हुआ, और उसके बाद जो मंदी का काल जो है वो देखते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी को इस टाइम से भी निकलना पड़ा। ये जो घटनाक्रम है द ईयर ऑफ ए डिप्रेशन, कहीं ना कहीं अमेरिका से रिलेट करता है। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, यानी शेयर बाजार जो था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। जर्मनी को यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, जिस वजह से जब जर्मनी को अब हेल्प मिलना बंद हो गया, ठीक है, ये बात कर रहे हैं 1929। इसके बाद जर्मनी को जब मदद मिल रही थी, यहाँ से मदद मिलना जब बंद हो गया, तो कीमतों में जो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो थी बहुत ज़्यादा गिर गए। शेयर जो थे वो मतलब ऐसी कुछ प्रोपोगेंडा जो था वहाँ का, मतलब एक तरह से अफवाह फैल गई थी, जिस वजह से शेयर लोग जो थे वो धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो 24 अक्टूबर को एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए, जिस वजह से इकोनॉमिक लेवल पे एक महामंदी यानी कि डिप्रेशन पीरियड जो है वो शुरू हो चुका था। ये डिप्रेशन पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन पीरियड जो है वो 1929 से 1932 तक चला, और अगले 3 सालों में जो अमेरिका की जो नेशनल जो इनकम थी
वो आधी रह गई, ठीक है। फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो गई थी, जिस वजह से जो जो बिल्कुल स्थिति जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जर्मनी को जो हेल्प मिल रही थी वो हेल्प मिलना भी बंद हो गया। अब बात करते हैं जो वर्कर्स जो थे, ठीक है, वर्कर्स ने अपनी जॉब्स जो थी खो दी थी। जर्मनी में कहीं ना कहीं एक तरह से अपने गले में जो है अ, तख्ती लगाकर वो तख्ती लगाकर वो लिख लिख देते थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, ठीक है, काम के लिए। मतलब एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो काम की तलाश में थे। और मैं ये लिख देते थे कि मैं भी कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो इस तरह से वो मतलब एक तरह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 48 में जो प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी सस्पेंड सिविल राइट्स, सारे सिविल राइट्स ही ख़त्म कर दिए, एक इमरजेंसी लागू कर दी। रूल बाय अ डिक्री विद इट्स शॉर्ट लाइफ, Weimar Republic saw 20 difficult cabinets, different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48। इसमें क्या बताया गया है कि एक ऐसा हुआ कि जो आर्टिकल 48 में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी जब घोषित करते तो सारे सिविल राइट्स को उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद वाइमर जो गणराज्य है यानी कि रिपब्लिक जो है उसमें 20 एक तरह से जो मंत्रिमंडल जो थे यानी कैबिनेट्स जो थे वो बदले गए। कितनी अवधि में? 239 डेज में। मतलब इतना ज़्यादा कैबिनेट जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब चेंज होते गए या एक तरह से मतलब अपने आप को चेंज करते गए, जिस वजह से क्यों इमरजेंसी के दौरान एट द लिबरल यूज़ ऑफ ए आर्टिकल 48 आर्टिकल यूज़ होने के बाद। नाउ इन न्यू वर्ड्स में देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक एक मार्क्स के आ सकते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। नाउ इसमें देखते हैं अब जो है लास्ट आपका, इसमें जो है पॉलिटराइजेशन टू बिकम अ पॉवर्टी में पहुंच जाता है टू द लेवल ऑफ ए वर्किंग क्लास। मतलब इसमें बताया गया है कि जो सर्वहाराकरण बोला गया है यानी कि जो ऐसा गरीब वर्ग जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इकोनॉमिक डाउन में पहुंच जाता है तो उस वर्ग को ये बोला गया है पॉलिटराइजेशन। नाउ ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पर न्यू वर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से हिटलर का राइज हुआ और किस तरह से जो उसने अपने आप को एम्पावर किया और बाद में उसने अपने आप को दूसरे देशों के साथ में एक तरह से पूरा वॉर में जो था वो इन्वॉल्व हो गया और किस तरह से जर्मनी जो था वो दोबारा से डाउन स्थिति में आ गया। इन सब के बारे में जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।